नरगिस, मेरे कागजात कहाँ भाई? जी अभी आए। एक तो हर चीज रख कर आप भूल जाते हैं। परदेश में तो पता नहीं कैसे गुजरे। अरे वहां जाके खो नहीं दूंगा आपको। तो सुनो, जल्दी करो, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट भी पहुंचना है। वो राजा कहाँ है? उसे तो जाने की इतनी खुशी है कि अभी से जाकर टैक्सी में बैठ गया। उमर जी। तुम एयरपोर्ट छोड़ने नहीं चलोगे? जब आप लोग जा ही रहे हैं तो मेरे एयरपोर्ट तक चलने से क्या फर्क पड़ेगा? इस तरह आप लोग रुक तो नहीं जाएंगे ना? मैं जिद्दा पहुंचूं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। तुम अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे। मैंने कहा ना बड़े भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा इसी घर में। तुम यहाँ तन्हा कैसे रहोगे उमर? अम्मी अगर आज जिंदा होती तो और बात थी। मुझे लगता है भाभी कि अम्मा अभी तक जिंदा है और अभी मुझे किसी कमरे से आवाज देंगी। तो सुबरात के सारे नहीं जिया जा सकता उमर। जाने वाले सिर्फ याद बन के रह जाते। पूरे 3 बरस हो गए। अब तो वलीद भी हमारे लिए याद बनकर रह गया। पता नहीं किस जेल में रखा उसे। जिंदा भी है कि नहीं, मेरा भाई जिंदा है। वो एक ना एक दिन इस घर में जरूर आएगा, इस घर के दरवाजे पे दस्तक देगा। मैं खोलूंगा उसके लिए दरवाजा। 2 बरस तक इस दस्तक का इंतजार करने के बाद थक कर माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अगर आज वो जिंदा होता या फिर उसकी सजा नर्म होती तो कम से कम इन 3 बरसों में हमें उससे मिलने तो दिया जाता। और फिर सरखास की गाड़ी का रास्ता रोक कर नारे लगाना क्या कोई मामूली जुर्म हो सकता है? 70 कोड़ों की सजा थी उनकी नजर में। तुम बताओ, क्या 70 कोड़े खाने के बाद? चुप रहिए, मत कीजिए ऐसी बातें। बहुत सी हकीकतों को तस्लीम कर लेने में आफियत होती है नरगिस। तुम्हें याद है जब उमर को और मुझे थाने बुलाकर बार बार टॉर्चर किया गया वलीद के नाम पर? वलीद से झूठे जराइम मंसूब करने के लिए उस वक्त तो खुद वलीद तो हम तो शाही अताब तले दबे हुए लोग। जब मेरा भाई इतना कुछ सह सकता है तो मैं क्यों नहीं सह सकता? आप लोग जाइए, आप लोगों को देर हो रही होगी। मरते वक्त अम्मी ये चाबियां मुझे दे गई थी, मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। वलीद का सारा सामान मैंने उसकी अलमारी में रख दिया। वो आए तो मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने घर से ही नहीं, अपने जवान बेटों से भी बिछड़ रही हूँ। अबू जल्दी चलिए, देर हो रही है। हाँ चल रहे हैं बेटा। नरगिस, निम्मो कहाँ है? वो कल से अम्मी के कमरे में बैठी रो रही है, अभी बुलाती हूँ। बेटे चाय पकड़ो। नरगिस, ये सूटकेस लॉक है? बेटा उठो, शाबाश, जल्दी से मुंह खोलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शाबाश। और 6 महीने बाद लड़कियों के जहेज को इतनी चाहत से थूक देती हो हमीदा बेगम।
लेकिन पुरानी चीज पुरानी ही रहती है, इसकी खुशबू इसकी पहचान बन जाती है। कितनी बार कहा है कि मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़का करो। जख्म सिर्फ तुम्हारे ही नहीं है अमीरा बेगम, मेरे भी जख्म हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह उन जख्मों से आस नहीं बांध रखी। मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा, हमारी किस्मत में तो बस बेटियों की कमाई पर जिंदगी गुजारना लिखा। तुम वही हो जो मुझे हमेशा सब्र और उम्मीद पर यकीन रखने की तलकीन किया करते थे। आज खुद तजुर्बे ने साबित कर दिया कि मैं गलत था। आ गई बेटा, बहुत देर कर दी। हाँ, बैंक चली गई थी। ये तनख्वाह। बहुत भूख लग रही है। सुबह भी तुम नाश्ता किए बगैर ही चली जाती हो, आज तो तुमने चाय भी नहीं पी। जल्दी में अच्छी नहीं लगती हूँ। मैंने जिंदा को मना किया था कि दाल मत पकाए, तुम्हें अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, लाओ मैं गरम कर दूं, ठंडी हो रही है। रहने दे, मैं ऐसे ही खा लूंगी। आपा नहीं आई? वो तो शाम को ही आएगी, दफ्तर की गाड़ी उसे छोड़ जाती है ना, इसलिए मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होती। जब से उसने अहमद मुश्तबा के पास काम करना शुरू किया है, बड़ा सहारा हो गया है। तुम्हारे अब्बा के इलाज पे इतना पैसा खर्च हुआ, तुम्हें नौकरी दिलवाई, बिलाल के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बस अब तो अल्लाह करे तुम्हारे रिश्तों का कुछ हो जाए। अम्मा, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। जिंदगी का जितना बोझ मैं ढो सकती हूँ वो काफी है। मजीद बोझ ढोने पर मजबूर मत करें मुझे। बीना, बीना बेटे, सर। आपकी तबीयत तो ठीक है सर? हाँ, बस ऐसे ही कुछ घबराहट सी हो रही थी। रहने दो सर, आंखों को चुभती है रोशनी। सर, आज शाम को आपको बार काउंसिल से खिताब करना है। इस सिलसिले में आप कुछ। मैं बहुत थक गया हूँ सारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। आप कुछ परेशान हैं सर? रात को वो फिर घर से निकल गई थी। आधी रात तक उसको ढूंढते रहे, पता चला कि वो समंदर के किनारे किसी सुनसान और तारीख जगह पर बैठी हुई थी। और फिर वो इवनिंग टाइम वाले उसको पता नहीं कहाँ मिल गए। उसने एक बेहुदा सा इंटरव्यू दे दिया। मेरे सारे सियासी करियर पर उसने कीचड़ उछाले। आज वो प्रिंट भी हो गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये अब मेरे सियासी मुखालफिन इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे। तुमने पढ़ा है? यस सर, मैंने पढ़ा सर, और उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी आपको तरदीद करनी चाहिए। I'm sick of her tantrums. सर, आप उन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? अमेरिका में 2-3 मरतबा कोशिश की है, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट के नाम पर मुश्तइल हो जाती है। वैसे वो नफ्सियाती केस नहीं है, वो सब कुछ समझती है। वो सिर्फ मेरी और अपनी जिंदगी पर बात करना चाहती है और बस। बहरहाल, हाँ, वो शाम को तुमने मेरे साथ जाना है, प्रेस को तुमने फेस करना है। डेफिनेटली सर। सारा, पिछले 3 सालों में तुम मेरे लिए इतनी मददगार साबित हुई हो कि मैं बहुत सारे मामलात पर तुम पर डिपेंड करने लगा हूं।
कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम मेरी प्रेस सेक्रेटरी हो या दोस्त हो। हालांकि तुम अपनी परेशानियों में बहुत ज्यादा गिरी भी हो। सर, मेरी परेशानियों को भी आपने बहुत सहारा दिया है, बहुत समेटा है मेरे मसाइल को। आप जितने ग्रेट इंसान हैं उतने ही बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। सारा, इस मुल्क के अवाम को एक रोशन सुबह से हमकनार करने का जो मैंने ख्वाब देखा था, मुझे लगता है कि उसकी ताबीर पाने के काबिल भी मैं रहा हूं कि नहीं रहा हूं। थैंक यू। हेलो जी, अहमद मुश्तबा साहब ऑफिस में नहीं हैं। जी बेहतर। सर, अब आप आराम कीजिए, अगर कोई अहम मसला हुआ तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं आपके लिए कॉफी भेजती हूँ सर। याद है तुम्हें? तुम बचपन में मेरी सारी सीपियां चुरा लिया करते। वो पता है क्या, मैं उन्हें जान बूझ कर एक खुली जगह पर रख दिया करती थी ताकि तुम उन्हें आसानी से ढूंढ लो। ये देखो तैमूर, अब भी मेरे पास बहुत सारी सीपियां हैं, बहुत सारी। देखो, लेकिन तुम्हें तो काल कोठरियों से प्यार हो गया। क्या कर रही? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर समंदर पर गई? मैंने समझाया था ना। और कहाँ जाऊं अहमद मुश्तबा? समुंदर मुझसे बातें करता है जो तुम मुझसे नहीं करते। बातें मत करो। ये क्या? तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस तरह की हरकतों से जमीन मुझ पर तंग हो सकती है? जेब देती हैं तुम्हें ये बातें? उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया, और फिर मैंने ऐसा कोई झूठ भी नहीं बोला अहमद मुश्तबा। मिली क्यों थी तुम उन लोगों से? मैं इसलिए मिली थी उनसे क्योंकि मैं तन्हा थी, इसलिए मिली थी। मेरा जी चाह रहा था मैं किसी से बातें कर। आइंदा इस किस्म के लोगों से नहीं मिलोगी तुम, समझी? अहमद, 1 मिनट के लिए रुक जाते। मेरा बहुत जी चाह रहा था तुमसे कुछ बातें करने को। जल्दी में मुझे मीटिंग में जाना है। कॉफी पी लो। नहीं। अहमद, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये कहना तुमसे ये कहना चाह रही थी कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाह रही हूँ। प्लीज रुक जाओ। तुम फिर वही फजूल बातें लेके बैठ जाओगी और मेरे पास वक्त नहीं है। अहमद, मैं तुम्हें नहीं, देखो तुम्हें मेरी बातें नहीं अच्छी लगती ना, यही बात है ना। तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगी, सच। बस एक जगह चुप बैठी तुम्हें देखती रहूंगी और कुछ नहीं करूंगी। क्या पागलपन है? क्यों बच्चों की हरकतें कर रही हो? जाओ बस सो जाओ।
यू अहमद मुस्तफा, हेट यू, मुझे तुझसे नफरत है। मैं सोचती हूँ जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम पूरी दुनिया की सैर करेंगे, कभी पैदल, कभी ट्रेनों में, कभी बसों में, बगैर टिकट के छुप कर। दुनिया की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज की सैर करेंगे, बर्फ पर स्केटिंग करेंगे, और फिर जो सड़क के किनारे चाय खाने होते हैं ना, जहाँ ट्रक ड्राइवर सस्ताने आते हैं, वहाँ बैठकर उनकी टूटी फूटी कुर्सियों पर चाय पियेंगे। टूटी फूटी प्यालियों में चाय, उसमें पता नहीं किस किस किस्म के गंदे लोगों ने चाय पी। तो क्या हुआ, कुछ भी गंदा नहीं होता है जब तक हम उसे खुद गंदा ना समझे। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मुझे किसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। सच, मैं रोज सुबह अपनी झोंपड़ी को साफ सुथरा कर दिया करूंगी झाड़ू लगाकर। पता है, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये बड़े बड़े घर, महल, हवेलियां, जहाँ पर किसी को आवाज दो तो जवाब में कोई आवाज नहीं आती। चेहरे ढूंढ ढूंढ कर थक जाओ लेकिन दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी झाड़ू दी है? कभी इन झोंपड़ियों के अंदर गए हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं, गंदे मैले। तो क्या हुआ, हाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। अहमद, तुम मुझे इतना प्यार दोगे जिसमें दुनिया के सारे रिश्ते समा जाएं, माँ की मोहब्बत, बाप की, दोस्त की, सहेली की, शौहर की। मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की मोहब्बत दूंगा जो इतनी भरपूर होगी सबा कि उसके सामने सारे रिश्ते बेमानी होकर रह जाएंगे। जनाब मुश्तबा साहब, हुकूमत आपसे महाजारे नहीं चाहती। हम चाहते हैं आम आदमी हमें कबूल कर ले। आम आदमी आपके ज्यादा करीब है। आप इलेक्शंस या इसी किस्म के खराफात का जिक्र भी मत कीजिए। आपको ओहदा चाहिए, आप आइए हमारे साथ हुकूमत में शेयर कीजिए। देखिए, मुझे ऐसा माजूर होता नहीं चाहिए। अलबत्ता मैं निचली सतह पर आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन शर्त वही है। ठीक है, हम आपके बेटे को रिलीज कर देंगे, मगर आप अपनी पार्टी के प्रोग्रेसिव ग्रुप से अलहदा हो जाए। आपकी पार्टी की मरकजी क़यादत और वर्कर से हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। आपके अलहदा होने से उनकी मकबूलियत मुतासिर होगी और हमारे मसाइल हल होंगे। देखिए, मेरा बेटा रिलीज होने के बाद क्या सियासी फैसले करता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुज्तबा साहब, हमें आपके बेटे से नहीं, हमें आपसे मतलब है। हाँ भाई निसार साहब, बड़े दिनों बाद सूरत दिखाई भाई। बस जनाब, अब आप ठहरे मिनिस्टर, हमारी इतनी आसान पहुंच अब आप तक कहाँ रही। अरे नहीं निसार साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आनी जानी चीज है, आज मेरी है कल पढ़ाई है, और जो चीज रह जाएगी वो है आप जैसे मुखलिस लोगों की दोस्ती। लेकिन आप दोस्ती बिल्कुल निभा नहीं रहे। क्या खता हुई हमसे भाई? भाई आपकी मिनिस्ट्री का हमें क्या फायदा, कोई मसला हल नहीं हो रहा हमारा। क्यों, खैरियत? माल हमारा रुका हुआ है,
डीसी साहब अड़े बैठे हैं, टस से मस नहीं होते। अब यूं जगह जगह तलाशियां होती रही तो हमारा माल मंडी पहुंचने से रहा। डीसी कौन? ये शाहजेब खान? एग्जैक्टली। अब आप भी कुछ। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। देखो ये डीसी शाहजेब मिलाओ। अभी आपकी शिकायत दूर कर देते हैं निसार साहब। बात असल ये है कि ये नया है, नया नया ट्रांसफर होकर आया है, और फिर नौजवान आदमी का दिमाग तो आप जानते हैं कैसा होता है। हाँ जी सर। जी सर। नो सर, नो नो सर, आई एम सॉरी सर। मैं ऐसा नहीं कर सकता सर, ये मेरी ड्यूटी है सर। मैं किसी की बेजा फेवर नहीं कर सकता सर। जी जी सर। सर आपको अख्तियार है, आप चाहें जो करें, लेकिन सर उन लोगों पर हथियारों और हीरोइन की स्मगलिंग का शुबा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? निसार साहब मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हैं। मैं आपके दोस्तों का एहतराम करता हूं सर, लेकिन सर कई सबूत सरकारी फाइलों में और थानों में एफआईआर की सूरत में दर्ज नहीं होते, लेकिन हमारी आंखों और जमीर के सामने जरूर होते हैं। इस तरह वो लोग मेरी रिहाई क्यों चाहेंगे, वो भी गैर मशरूत, और इस वक्त जब हमारी पार्टी के हजारों वर्कर्स जेल में पड़े हैं। बेटे देखो, एक अच्छा और बाउसूल सियासतदान जेल के अंदर रहकर वो काम नहीं कर सकता जो वो बाहर कर सकता है। नहीं बाबा, नहीं। इस वक्त जब बहुत सी गर्दनों में तौक पड़े हैं, हजारों माएं आंखों में आंसू लिए अपने बेटों की राह तक रही, आजमाइश के इस कड़े दौर में मैं दंदनाता हुआ बाहर निकल हूं। नहीं बाबा, ये मुझे मंजूर नहीं है। तैमूर, नहीं बाबा। मेरी बात सुन, इधर देखो बेटा, तुम और मैं सिर्फ बाउसूल सियासतदान नहीं है, हम बाप बेटे भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। यहां इस जेल में आपका बेटा कहीं भी नहीं है बाबा। यहां तो सिर्फ अवाम दोस्त पार्टी का एक मामूली सा वर्कर खड़ा है जिसे पार्टी के मकसद से इश्क है। सब क्या है? ये अपने टाइप किया है? इतनी स्पेलिंग मिस्टेक, इतनी टाइपिंग मिस्टेक, डिक्टेशन भी आपको लेनी नहीं आती, दफ्तर भी आप देर से आते। देखिए, अगर आपको नौकरी करनी है तो ठीक से करें, वरना दफ्तर छोड़ दें। ये ऑफिस है, कोई खाला जी का घर नहीं है। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? नाउ गेट लॉस्ट।
बिलाल, क्या बात है, तुम सोए नहीं? बस यूं ही आपा, नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है? हाँ। बिलाल, तुम सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। अहमद मुश्तबा साहब ने तुम्हारे लिए नौकरी का कहा है। क्या सोच रहे हो? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। देखो, पहले ही कितनी मुश्किल से तुम्हारा इलाज हुआ है। अगर मुश्तबा साहब इतनी मदद ना करते तो खैर। क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा जो भी मसला है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ। बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं आपा, कुछ भी नहीं। सुबह आओगे 11 बजे? अच्छा। इतनी आसानी से हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा चालाकी की कोशिश की तो सबूत है हमारे पास। पुलिस हमारी नमकख्वार है। मैंने छोड़ दिया सब कुछ। अगर सब कुछ ने तुझे नहीं छोड़ा, ये दलदल है गुड्डे, दलदल। इसमें तू और तो नीचे जा सकता है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। सर, क्यों बच्चे को सताते हो अजीज? क्या बात, काम करना नहीं चाहते? क्यों? सर मैं छोड़ना चाहता हूँ ये सब कुछ। मुझे नौकरी मिल रही है सर, बस मैंने पक्का इरादा कर लिया है। कौन दिलवा रहा है तुम्हें नौकरी? अहमद मुस्तफा? देखो, तुम हमारे अपने बच्चे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुमसे ज्यादा होशियार लड़के मिल सकते हैं मुझे, लेकिन मैं तुम जैसे गरीब और मजबूर नौजवानों की मदद करना चाहता हूं। तुम्हारा बाप सब्र करके बैठ रहा, क्या मिला उसे? तुम्हारी बहन का जो वाक़ा था उसमें, जब दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देती, हुकूमत को तुम्हारा एहसास नहीं, फिर तुम क्यों कुर्बानी का बकरा बनते? नौकरी तुम्हें क्या देगी? ज्यादा से ज्यादा 10-1200। फिर इन पैसों में तुम्हारे तमाम मसले हल हो जाएंगे। इंतकाम लेना सीखो, मर्द बनो, छीन लो अपना, कोई जुर्म नहीं। जहां ऊपर वाले लूट खसोट मचा रहे हो, कि तुमने क्या कसूर किया है? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? चुप क्यों हो? आजकल मैं तुम्हारे सामने एहसास कमतरी महसूस करने लगा हूं, जैसे किसी ब्यूरोक्रेट के सामने एक तीसरे दर्जे का शहरी। तुम बहुत बदल गए हो। हम सब नहीं बदल गए। हम सब अब कहाँ हैं? एक तुम हो और एक मैं, और वो भी एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरते हैं। सारा, कुछ तो करो वलीद के लिए। कम से कम उससे मिलने की इजाजत मिल जाए। उसकी मां मर गई है,
बड़ा भाई फैमिली को लेकर सऊदीया चला गया है। एक उमर रह गया है, वो भी बेचारा। तुम समझते हो मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की उसके लिए जो मेरे अंदर। मुश्तबा साहब ने खुद गवर्नर से फोन पे बात की थी, हालांकि वो गवर्नर से बात तक करना पसंद नहीं करते। इस्लामाबाद तक जाके उसके लिए कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। वो भी क्या सकता है, उनका अपना बेटा 4 साल से जेल में पड़ा है। तुम्हें मुझसे नफरत महसूस नहीं होती कजन? क्यों? तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए। मुझे कभी भी तुमसे नफरत महसूस नहीं हुई ऐसा। अगर मोहब्बत के लहता लहता माने ना हो तो तुम भी मेरे लिए। ये बात मैं तुम्हें कभी भी समझा नहीं पाऊंगी। लेकिन आजकल मुझे खुद से नफरत महसूस होती है, घिन आती है मुझे अपने आप से। मैं वो तीसरे दर्जे का मोअज़्ज़ज़ शहरी हूं जो अपने दोस्तों को हर जंग में झोंक के खुद आधे रास्ते से वापस लौट आता है। कभी पेट की तोसा की खातिर, कभी रिश्ते नातों का बहाना करके और कभी वापस आने का वादा लेकर। मफाद परस्त, बुज़दिल, शिकस्तकुर्दा। नफरत करो मुझसे कसम, नफरत करो। हेलो जी सर, जी मैं आती हूँ सर। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं जी, खुदा हाफिज। मुझे मुश्तबा साहब ने बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मुश्तबा हाउस जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर सकती हूँ। हम जिंदगी में मुख्तलिफ महाजों पे लड़ते हैं एहसन। कुछ मेरी और तुम्हारी तरह के होते हैं गुमनाम सिपाही, जो कब और कहाँ मारे जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, और कुछ वलीद की तरह फांसी ले जाते हैं। ये और बात है कि किसी को तमखा मिलता है और किसी का जिक्र भी नहीं होता, वरना मफाद परस्त तो हम दोनों नहीं हैं। तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। साहब सारा बीबी आई हैं। भेज दो। जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ। सर कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं, बस जरा डिप्रेशन सा महसूस हो रहा था, शायद काम की वजह से। ये बेतरतीबी हमेशा नहीं होती, नौका सफाई करता है, लेकिन कल से तबीयत चूंकि बहुत जल्द थी, इस वजह से मैंने उसे मना कर दिया था। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मुझे एक तकरीर डिक्टेट करवाना थी। सर आपने डॉक्टर को दिखाया? अब ऐसी भी बात नहीं है, हम सियासतदान लोग हैं, खासे सख्त जान होते हैं, पत्थरों से जो दोस्ती होती है हमारी। सारा रहने दो, मैं जिंदगी में ऐसी खासी बेतरतीबियों का आदी हो चुका हूँ। सर आपने बहुत सिगरेट पीने शुरू कर दिए, हालांकि डॉक्टर ने आपको मना किया हो। इन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। सारा रहने दो, रहने दो सारा। रात भर जाग कर जिन फूलों को मुरझाते हुए देखा जाए, सुबह को वो ताजा फूलों से ज्यादा अजीज मालूम होते हैं। सर आप कुछ लिखवाना चाह रहे थे? हाँ,
राइटर सर्कल की मीटिंग में मुझे शाम को कुछ कहना है। यस सर, क्या लिखूं? तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या कहना चाहिए वहाँ? सर, हालात तो ऐसे हैं कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि अदीब, दानिश्वर, सहाफ़ी सभी हालात की तब्दीली के लिए कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है इस तरह से इस जद्दोजहद में वो आपके शरीक हैं। आपको वही कहना चाहिए जो... बिल्कुल सही है, तुम जो चाहे लिख दो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे ख्यालात मुझसे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन सर फिर भी एक्चुअली मेरा जहन इस वक्त बिल्कुल खाली है, मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ख्यालात को अच्छी तरह से वाज़ेह कर सकती हो। मेरे पीछे मत आया करो तुम लोग, मत तलाश किया करो मुझे। इस सड़कों में तलाश फिरूं या समुद्र की तह में डूबकर मर जाऊं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, समझे? लोग मुझे मेरी मर्जी से मरने और जीने दो। चले जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन, छोड़ दो मुझे। सारा, आई एम सो सॉरी। मुझे मालूम है कि तुम्हें ये बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं आपका प्रॉब्लम समझती हूँ। मेरा ख्याल है तुम ऑफिस में जाकर काम करो, यहाँ लिख नहीं पाओगे। जी सर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीफोन कर देना। राइट सर, खुदा हाफिज़ सर। यार, ये कारोबारी मसाइल तो मेरे लिए दर्द सर हो गए हैं। मेरा ख्याल था कि तैमूर मेरा ये कारोबार संभाल लेगा। मुसीबत ये है कि मेरे इस कारोबार के साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार मुंसलिक है। पता है, ये कारोबार, इसके झंझट मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। मैं भी यही कहना चाह रहा था सर कि आपका कारोबारी नुकसान इंफरादी तौर पर सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत से लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सारा, वो भट्ट साहब तुम्हारे भाई के बारे में शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि वो ऑफिस टाइम पे नहीं आता और काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, जल्दी चला जाता है। सर, हम तो समझ रहे थे कि वो... नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भट्ट साहब से बात कर ली है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर तुम भाई से बात कर लो तो अच्छा है। जी सर, मैं उससे बात करूंगी। सर, ये लड़का क्या बात है? सर, मुझे सर आपसे 2 मिनट बात करनी है। छोड़ दो इसे, आने दो। जी, क्या बात? सर, बहुत जरूरी बात करनी सर। जी, बैठो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। रिलैक्स होकर बात करो, मसला क्या है बेटा? सर, मेरा नाम उमर रजा है, मैं वलीद रजा का छोटा भाई हूँ सर, जो अवाम दोस्त स्टूडेंट फेडरेशन का। आई नो। सर मेरा भाई 3 बरसों से अंदर है सर, कुछ पता नहीं कहाँ किस जेल में है सर। हमें उससे एक बार भी मिलने नहीं दिया गया सर। कुछ लोग कहते हैं कि उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया। सर, मेरी माँ सर इसी गम में मर गई सर वो। सर, पुलिस ने हमारी फैमिली को सर इतना तंग किया कि मेरा बड़ा भाई ये मुल्क छोड़कर चला गया सर। अब मैं बचाऊं तो मुझे भी तंग करती है सर पुलिस। सर, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मेरा भाई सर वली, सर वो तो आपकी पार्टी का बंदा था सर। उसने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं सर, प्लीज कुछ कीजिए उसके लिए। बैठो भाई, बैठो। मुझे इसे पानी पिलाओ। तो वेल साहब, आप भी जरा थोड़ी देर के बाद आइए। बहुत बेहतर। देखो बेटा, मैं तुम्हारे दुख और परेशानी को समझता हूं, लेकिन तुम्हें इस वक्त हालात की नजाकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वलीद रजा हमारी पार्टी का कुर्बानियां देने वाला कारकुन ही नहीं था, बल्कि वो इस मुल्क का एक बाशऊर नौजवान है जो आमरीत के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ये मुल्क
और इस मुल्क का मुस्तकबिल वलीद रजा और उस जैसे बहुत सारे नौजवानों के कंधों पर। तुम समझते हो कि तुम्हारे इनकार करने से तुम्हारे जुर्म छुप जाएंगे। देखो, इकबाली बयान दे दो कि तुमने दुश्मन मुल्क की जासूसी की है, एजेंट हो तुम उनके, और गवर्नर पर कातिलाना हमला करने की भारी रकम वसूल की है तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ है ये। क्या झूठ है क्या सच है, इसका फैसला हमें करना है। हम बेहतर समझते हैं, बेहतर समझते हैं हम। इकबाली बयान पर दस्तखत कर दो। हमारी माँ बहुत बीमार है, मौत के मुंह में पड़ी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर तुमसे ना मिली तो मर जाएगी, मर जाएगी। तुमने दस्तखत न किए तो